इंडिया में जितने भी प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें किस किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है और हर पैरामिलिट्री फोर्सेस में किस प्रकार की ड्यूटियाँ होती हैं, आज इन्हीं सब चीज़ों के बारे में ये वीडियो है। तो जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेनेवोलेंट सोल्जर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बातचीत करेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ पैरामिलिट्री, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज में क्या क्या ड्यूटियाँ होती है। साथियों, सबसे पहले हम ड्यूटी समझने से पहले इस बात के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो फोर्स है उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो साथियों, हमारे लिए स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फोर्सेस के बारे में कि अलग अलग टाइप की जो फोर्सेस हैं हमारे पास में, उन फोर्सेस के अंदर हेडक्वार्टर क्या होता है, फोर्स हेडक्वार्टर क्या होता है, बटालियन क्या होती है, सेक्टर क्या होता है, फ्रंटियर क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। उसके बाद में हम जितने भी प्रकार की ड्यूटियाँ हैं उनको वन बाय वन करके समझेंगे। तो साथियों, जो आपका फोर्स हेडक्वार्टर होता है, साथियों किसी भी प्रकार की सेना का एक सेना मुख्यालय होता है जिसको इंग्लिश में फोर्स हेडक्वार्टर कहते हैं। शॉर्ट में इसको FHQ भी कहा जाता है। साथियों, अपने इंडिया में जितने भी प्रकार की फोर्सेस हैं, मोस्ट ऑफ का, मैं सभी का नहीं कह रहा, मैक्सिमम जो है उनका जो हेडक्वार्टर है वो हमारे देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में है। तो आपका जो FHQ होगा, अब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली पैरामिलिट्री फोर्सेस की, तो जितने भी प्रकार की हमारी जो फोर्सेस हैं पैरामिलिट्री, उन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। जैसे कि आप बात करें BSF का, CRPF का, SSB का, ITBP का, तो ये जितनी भी प्रकार की जो पैरामिलिट्रीज हैं इनका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में है, यानी FHQ दिल्ली में होता है। यानी सारी जितनी भी फोर्स है उस फोर्स का जो मेन जो सेना मुख्यालय है वो उसको बोलते हैं FHQ यानी फोर्स हेडक्वार्टर। उसके बाद में साथियों, FHQ के अंडर में कुछ एक फ्रंटियर आती है। फ्रंटियर जो होते हैं वो FHQ के बाद में जो सेकंड लार्जेस्ट हेडक्वार्टर आप मान सकते हैं। अब एक जैसे हम फोर्स की बात करें, जैसे BSF ले लो या SSB ले लो, तो उनका FHQ दिल्ली में हो गया। तो उसके FHQ के नीचे फ्रंटियर होता है, और फ्रंटियर साथियों वो डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ़ सोल्जर्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ या पर्सनल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसकी फ्रंटियर जो है वो भी बहुत ज़्यादा होंगी, और अगर कोई फोर्स छोटी है तो उसके फ्रंटियर भी कम होंगे। जैसे मैं SSB की बात करूं तो SSB में मुख्यतः 6 फ्रंटियर है साथियों। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चरल फिगर बना के आपको दिखाया है कि FHQ के बाद में आते हैं आपके फ्रंटियर। फ्रंटियर अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हमारे SSB में कई फ्रंटियर हैं, ये लखनऊ हो गया, रानीखेत हो गया, या फिर ये आपका कोई और फ्रंटियर आप इसको मान सकते हैं। तो इन फ्रंटियर के बाद में साथियों बात आती है सेक्टर की। अब हर जो फ्रंटियर होती है उसके अंदर कुछ एक सेक्टर होते हैं, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 5। तो उसके बाद में सेक्टर मुख्यालय आते हैं, और सेक्टर के अंदर होती है साथियों आपकी बटालियन, यानी सेक्टर के अंदर बटालियन होती है, और बटालियन के अंदर साथियों होती है कंपनीज, जिनको शॉर्ट में लिखा जाता है कॉयज, COI। ठीक है साथियों, और फिर आपकी जो कंपनी होती है उसके अंदर BOP होती है। ये BOP जो होती है साथियों, ये सब फोर्सेस में हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है साथियों। BOP का मतलब होता है साथियों बॉर्डर आउटपोस्ट, यानी ये मुख्यतः उन फोर्सेस में होंगी जो फोर्स अपनी बॉर्डर ड्यूटी निभाती है। जैसे कि आपकी SSB है, ये आपकी इंडिया और नेपाल बॉर्डर और इंडिया और भूटान बॉर्डर, इनके ऊपर अपनी ड्यूटी निभाती है, इसलिए इसके पास BOP होगी। इसी प्रकार हमारी जो BSF है इसके पास भी BOP होगी। इसी प्रकार हमारी जो ITBP है इसके पास भी BOPs होंगी। तो एक कंपनी के अंदर 2, 3 या फिर 4 भी BOP हो सकती हैं। ये लोकेशन के हिसाब से और स्ट्रेंथ के हिसाब से डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में किस प्रकार की स्थितियां हैं और किस प्रकार की स्ट्रेंथ है और किस प्रकार का वहाँ का माहौल है, वहाँ की लोकेलिटी क्या है, और वहाँ का जो एरिया है वो कितना शांत है या कितना डिस्टर्ब है, कितना सेंसिटिव है। उसके आधार पे जो ये जो नंबर ऑफ़ BOPs हैं ये किसी कंपनी के अंदर कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ऐसा भी होगा कि एक कंपनी के अंदर एक BOP होती है, और कई बार ऐसा होता है कि एक कंपनी के अंदर एक भी BOP नहीं होती, और एक कंपनी ऐसी होगी कि जिसके अंदर 3-3 या 4-4 भी BOPs हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि उस एरिया में किस प्रकार की हलचल अक्सर आए दिन होती है, और वहाँ पे मतलब किस प्रकार के रास्ते हैं। क्योंकि ये साथियों, अगर आपके वहाँ पे रूट ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल रूट्स अगर हैं उस रास्ते में, अगर लोकल रूट्स भी हैं, तो उन रूट्स के ऊपर पक्के आपकी BOPs वगैरह या कंपनीज वगैरह होंगी। जैसे इंडिया नेपाल की बात करें तो ये एक ओपन बॉर्डर है, इसमें जहाँ भी निकलने का रास्ता मिल जाता है, जो मेन रास्ता होता है जहाँ से लोग आते जाते हैं, तो वहाँ पे किसी BOP का होना अति आवश्यक है। तो साथियों, उम्मीद है यहाँ तक की जानकारी आपको समझ में आई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अब हम समझते हैं सेक्टर से लेकर के और BOP तक का जो पूरा का पूरा
रूपरेखा है वो किस प्रकार से होती है। तो साथियों सेक्टर जो हो गया हमारा, सेक्टर के बाद में हमारे यहाँ पे आती है बटालियन, और बटालियन के बाद में हमारी एक जो बटालियन होती है उसके अंदर कई प्रकार की कंपनियाँ होती है, यानी कि ए से लेके जी तक कंपनियाँ हो सकती है, ए से एफ तक, और ए से लेकर के एच तक, ए से लेके मतलब कितनी भी कंपनी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उस बटालियन की स्ट्रेंथ कितनी है। मैक्सिमम अगर हम बात करें यानी 90% केसेस में जो आपकी 7 ही कंपनियाँ होती है। तो साथियों ये जो 7 कंपनियां हैं इनमें से एक कंपनी हमेशा हेडक्वार्टर में रिजर्व रहती है, और बाकी जो कंपनियां हैं अपने अपने AOR में यानी एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर डिप्लॉय रहती है। अब एक जो हमारी बटालियन है इसको शॉर्ट में हम BN भी कहते हैं, और इसी को शॉर्ट में हम यूनिट भी कहते हैं। तो एक यूनिट कह लो या BN कह लो, एक BN के अंदर में कितनी कंपनी होगी ये डिपेंड करता है कि उस जो बटालियन है उसको AOR कितना मिला है, यानी उसको एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना मिला है। अमूमन साथियों अगर हम बात करें तो एक जो BN होती है उसको तकरीबन 50 टू लेके 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर तक का जो एरिया है वो मिलता है। हमेशा नहीं है, ये एरिया कम या ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ फिक्स नहीं होता। तो अब ये जो एरिया है, इतने एरिया के ऊपर निगरानी रखने की जिम्मेदारी जो होती है ये उस रिस्पेक्टिव बटालियन की होती है साथियों। अब वो जो बटालियन है आपकी, उस बटालियन की जो स्ट्रेंथ होती है ये कितनी है, ये डिपेंड करता है कि एट ए टाइम कितनी स्ट्रेंथ है। ऑथोराइज जो स्ट्रेंथ है साथियों उसको मान के मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, पर मान लीजिए कि 1000 से भी ऊपर होती है। मैं ऐसा इसलिए नहीं बता रहा साथियों क्योंकि जो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे डिफेंस की वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए इन चीज़ों को नहीं बताना चाहिए। तो मान के चलिए कि 1000 से तो ऊपर ही होते हैं, मतलब काफ़ी ऊपर होता है। 1000 से एग्जैक्ट फिगर क्या है वो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन बहुत होते हैं। तो अब जो साथियों इतनी जो स्ट्रेंथ है इसको एरिया मिला हुआ है, 50 किलोमीटर भी हो सकता है, 70 किलोमीटर भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, और ये 40 किलोमीटर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसको एरिया कौन सा मिला हुआ है। अगर सेंसिटिव एरिया साथियों तो उसका एरिया होगा कम, और नंबर ऑफ़ जो उसके अंदर एम्प्लॉयज़ होंगे या नंबर ऑफ़ पर्सनल्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। अगर उसको एरिया अगर बहुत ज़्यादा मिला है तो यानी शांत एरिया है, जहाँ पे कोई ज़्यादा हरकतें किसी प्रकार की नहीं होती है, स्मगलिंग वगैरह की एकदम शांति वाला एरिया है, तो वहाँ पे ये स्ट्रेंथ जो है वो कम ही हो सकती है। तो ठीक है साथियों, अब वो जो बटालियन है उसका काम है उस अपने AOR की निगरानी रखना, उस AOR को सुरक्षित रखना, उसकी हर तरीके से हिफाजत करना। तो साथियों अब उस AOR में निगरानी रखने के लिए जो अपनी बटालियन है वो क्या करती है कि वो अलग अलग एरिया बांट के दे देती है। जैसे मान लो कि कोई एक बटालियन 1 नंबर है, उसको जो एरिया मिला है 50 किलोमीटर का मिला है। अब 50 किलोमीटर में वो क्या करेगी, अपने अलग अलग सेक्शन जो हैं अपने सोल्जर्स के वो सेक्शन बना देगी। जैसे मान लो कि उसने सेक्शन A बना दिया, फिर B बना दिया, C बना दिया, D बना दिया, कि आप जो हैं और उसने 5 सेक्शन बनाए हैं और सबको उसने एरिया दे दिया कि एक सेक्शन के पास में 10 किलोमीटर एरिया रहेगा। यानी इस जो 10 किलोमीटर में अगर कोई भी हरकत होती है तो उसकी जो जिम्मेदारी है, उसकी जो देख रेख है वो काम करेगा सेक्शन A। उसके बाद जो सेक्शन B है, ये वो वाला सेक्शन नहीं है जो साथियों जो आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो एक सेक्शन अलग होता है, उसके बाद में आपकी एक वो आती है प्लाटून आती है, उसके बाद में कंपनी आती है। वो वाला सेक्शन नहीं बता रहा मैं, सेक्शन मतलब एक हिस्सा बता रहा हूँ आपको कि एक हिस्सा उसको बांट दिया जाता है। अब जिसको हिस्सा जो है एक सेक्शन बांट के दिया गया है उसको हम बोल सकते हैं कि वो A कंपनी है। फिर जो दूसरा हिस्सा जिसको दिया गया है वो B कंपनी है, तीसरा हिस्सा C कंपनी को। इस प्रकार से उसने अपना जो टोटल एरिया था 50 किलोमीटर वो अलग अलग हिस्सों में जो है उसने अपने सेक्शंस को बांट के दे दिया, और उनका नाम रख दिया कि यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो है ये होगा कंपनी A का, और उससे आगे कंपनी B का, उससे आगे कंपनी C का, उससे आगे कंपनी D E F, इस प्रकार से होगा। तो इनमें से साथियों एक कंपनी जो होती है वो हमेशा हेडक्वार्टर के लिए रिजर्व रखी जाती है। ठीक है साथियों, जैसे यहाँ पे G कंपनी है ये हेडक्वार्टर के लिए रिजर्व रखी गई है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अलग दिखाया। और ये जो बाकी कंपनियाँ हैं A से लेकर F तक, ये कंपनियाँ फील्ड में ड्यूटी कर रही हैं। ये इसलिए रिजर्व रखी जाती है साथियों कि अगर कहीं कोई अगर इंस्टेंट ड्यूटी के लिए स्ट्रेंथ कल को मांग ली जाती है MHA के द्वारा कि किसी राज्य में इलेक्शन होने हैं तो हमें इतने सोल्जर चाहिए, तब क्या करेगा जो रिजर्व कंपनी होगी सबसे पहले इसमें से जो भी जो यहाँ पे सैनिक होंगे, मतलब जितने भी फोर्स होगी इसमें से सबसे पहले भेजी जाएंगे। अगर इसके बाद में वो और ज़्यादा मांग लेते हैं तो फिर क्या है कि A से लेके जो F तक हमारे पास में कंपनीज है, इनमें से किसी में से 5, किसी में से 4 जो उनकी सूटेबिलिटी के आधार पर अवेलेबल होंगे लेके, और फिर वो भी इसके साथ मिला दिए जाएंगे, और फिर ये वाली जो कंपनी G है इसको भेज दिया जाएगा आउट ड्यूटी के लिए। इसी प्रकार जैसे इस बार अमरनाथ यात्रा हुई है, और हर साल जब होती है अमरनाथ यात्रा, ऐसा कोई भी अलग टाइप की ड्यूटी जब मिल जाती है तो उसमें जो रिजर्व कंपनी होती है सबसे पहले उसमें से जवान लिए जाते हैं, और उसके बाद में अगर फिर भी एक्स्ट्रा अगर और मांगे जाते हैं तो इन कंपनी में से 5-5, 10-10, 20-20 करके इस प्रकार से जवान लिए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक की जानकारी भी समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे।
अब हम बात करते हैं साथियों कि अगर कोई कंपनी है तो फिर उससे आगे बीओपी का क्या सीन होता है। तो साथियों जैसे हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए कंपनी है, इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो ये जो साथियों ए कंपनी है, इसके अंदर आगे 2 बीओपी है। जैसे मैंने बताया कि एक यूनिट थी, उसके पास 50 किलोमीटर का एरिया था और उसने 50 किलोमीटर जो का जो एरिया था वो उसने अपने ए से लेकर जी तक की जितनी भी प्रकार की उसकी जो कंपनीज थी उनको बांट दिया। फिर जैसे मान लो कि एक कंपनी जो ए है, इस कंपनी को जो एरिया मिला था टोटल वो 10 किलोमीटर मिला था। ठीक है साथियों, अब जो 10 किलोमीटर का एरिया काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो ये क्या करेगी, ये जो कंपनी है ये इस एरिया को आगे फिर फर्दर डिवाइड कर देगी 5-5 किलोमीटर के 2 एरिया में। और ये 5-5 किलोमीटर का जो एरिया होगा कि यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर आप देखेंगे और यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर आप देखेंगे, तो वो जो देखने वाली जो पार्टी होगी ये उसको बोलेंगे बीओपी। यानी ये अपने 5-5 किलोमीटर के ऊपर 2 बीओपी बना देगी। यानी स्टार्टिंग वाला 5 किलोमीटर 1 नंबर बीओपी देखेगी और फिर उससे आगे वाला 5 किलोमीटर पर 2 नंबर बीओपी देखेगी। तो और बीओपी से छोटा आगे साथियों मतलब कोई भी इससे आगे फर्दर इसका डिवाइडेशन नहीं होता है। तो आखिरी में सबसे जो आप मान सकते हैं कि सबसे मतलब छोटी जो यूनिट है मतलब एक फोर्स की, वो बीओपी है। बीओपी से आप फिर ऊपर आती है कंपनी, कंपनी से आगे बटालियन, बटालियन से फिर सेक्टर, सेक्टर से फ्रंटियर और फ्रंटियर से फिर आपका फोर्स हेडक्वार्टर यानी कि सैन्य मुख्यालय आता है। तो इस प्रकार की ये जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ फोर्स मैंने आपको यहाँ तक समझाया साथियों।